हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। हमने आपको एस्टेट 2023 का जो एग्ज़ाम होने वाला है सोशल साइंस का, उस विषय में पेपर 1 में पहला ही टॉपिक था भौगोलिक खोजें। और ये आप देख रहे हैं कि सोशल साइंस हिस्ट्री का पहला अध्याय है भौगोलिक खोज। और ये SCERT का बुक है, BTVC का, जो बिहार सरकार के द्वारा चलता है। देख सकते हैं ऊपर में लिखा हुआ है BPC 2018 का यह पब्लिकेशन का बुक है। और इसमें जो है पहला अध्याय हम करेंगे और यह भौगोलिक खोज होगा। SCERT के जो सिलेबस आपने देखे, आपको हमने यहाँ पर थोड़ी देर पहले बताया कि ये सब पॉइंट इसमें दिया गया है। और हमने ये भी आपको बताया था कि ये सारे के सारे पॉइंट आपको SCERT बुक के चैप्टर दिए गए हैं। सारे चैप्टर थे, एक एक चैप्टर आपको उठाकर दिया गया है उसमें, जो सिलेबस है उसमें। तो सिलेबस के ही मुताबिक हम चलेंगे और सिलेबस में जो भी पॉइंट आपको मिलेगा, जो पॉइंट आपको मिलेगा, वो सारे पॉइंट हम चैप्टर वाइज जो दिया गया है सारे पॉइंट हम करेंगे। तो ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे और ये जब समाप्त होंगे तो इसके क्वेश्चन होंगे वो भी करवाएंगे। और अलग से जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जो बोर्ड के द्वारा पूछा जाता है क्वेश्चन, जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं, जो टीचर बने हुए हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो जानते हैं कि बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है और ये बिहार बोर्ड ही के द्वारा जो है एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। तो हम वो सारे क्वेश्चन भी आपको चैप्टर वाइज करवाते हुए चलेंगे। तो पहला चैप्टर आप यहाँ पर आज पढ़ लीजिए। थोड़ा ये छोटा ही चैप्टर आपको यहाँ पर आज मिलेगा, लगभग 10 पेज का है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर भी है, 10 पेज है। और यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट हम करवाएंगे, समझते हुए चलेंगे। और क्वेश्चन जो बनता है, आज हम पर शुरू कर रहे हैं, लेकिन कल की बात हम अगर करें तो यहाँ से क्वेश्चन 4-5 आए हैं। मतलब कि पहला अध्याय से आपको 2 क्वेश्चन मिले हैं। 2-3 क्वेश्चन आप अगर बीएड के स्टूडेंट हैं और फॉर्म भरे हैं तो आपको इस अध्याय से क्वेश्चन देखने को मिले होंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पॉइंट में लिखा गया है पहला कि विश्व इतिहास की युगांतरकारी घटनाओं में समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों का महत्वपूर्ण स्थान रहा। आधुनिक युग के आरंभ होने में जिन घटनाओं का निर्णायक योगदान रहा, उनमें यह खोजें भी शामिल हैं। इनकी पृष्ठभूमि उस वैज्ञानिक प्रगति और आर्थिक विकास, विशेषकर व्यापारिक परिवर्तनों के द्वारा रची गई, जो मध्य युग के अंतिम चरण से ही आरंभ हो गई थी। इस कार्य में यूरोप के देशों ने अग्रणी भूमिका निभाई और यही कारण था कि आधुनिक युग में यूरोप का वर्चस्व समस्त विश्व में स्थापित हो गया। यह बात और है कि भौगोलिक खोजों का प्रारंभ करने वाले देश स्पेन एवं पुर्तगाल इस प्रतिस्पर्धा में धीरे धीरे पिछड़ते चले गए और नए देश जैसे कि इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, तत्पश्चात जर्मनी को इस दिशा में अत्यधिक या अधिक जो है सफलता मिलती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, कौन पिछड़ा और कौन आगे बढ़ा। तो स्पेन पुर्तगाली पहले आगे था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, वो पीछे हो गया और आगे आया हॉलैंड आया, इंग्लैंड आया, फ्रांस आया, जर्मनी भी बाद में आता है। अब दूसरा इसमें हम पैराग्राफ में चलिए तो यहाँ पर हम जानते हैं कि विश्व की प्रारंभिक सभ्यताओं के काल से ही व्यापार एवं वाणिज्य परस्पर संपर्क का कारण रहा और यह व्यापार मुख्यतः एक निश्चित मार्ग के माध्यम से होता था। ये बात अब आपको याद रखने हैं, हम जो पॉइंट अब शुरू करने वाले हैं। पहला बात देखिए, प्राचीन एवं मध्यकाल में भी यूरोप एवं एशिया के मध्य इन्हीं मार्गों का प्रयोग किया जाता था, परंतु विश्व के कई ऐसे क्षेत्र थे जिनमें जनजीवन तो विद्यमान था, लेकिन शेष विश्व से उनका जुड़ाव नहीं था, जैसे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया के अन्य हिस्से। याद रखेंगे ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि
यद्यपि 13वीं शताब्दी में भारत होकर चीन तक की यात्रा विवरणों ने यूरोपियनों थे को दक्षिण पूर्वी एशियाई समृद्धि का एहसास तो कराया था, परंतु इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन कालांतर में देखें तो व्यापक स्तर पर हुए भौगोलिक खोजों तथा उससे प्राप्त उपलब्धियों ने यूरोप में आधुनिक युग का मार्ग प्रशस्त किया। अब यहाँ पर अगर हम पॉइंट को देखें जो लिखा गया है येलो में, कि यहाँ पे जो देखें तो पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि एवं चीन के शासक कुबलय खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया। ये पॉइंट मार्को पोलो वाला याद रखेंगे, ये पुर्तगाली ही यात्री था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। जो बनेगा क्वेश्चन, जो पॉइंट हमको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो बातें हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। दूसरा पॉइंट अब देखेंगे, यहाँ पर आपको समझने वाली बात होगी कि मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम इसी अध्ययन में मध्यकालीन यूरोपीय इतिहास का हम यदि अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि यह काल सामंती प्रवृत्तियों का था। इस काल में ना तो व्यापार वाणिज्य गतिशील था और न ही धर्म का स्वरूप उदार एवं मानवीय था। पृथ्वी के बारे में ज्ञान अल्प मतलब छोटा एवं अंधविश्वास से युक्त था और सीमित भौगोलिक ज्ञान के कारण सामुद्रिक व्यापार भी सीमित था। ठीक है, और मध्ययुगीन लोगों को विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है एवं समुद्र में अधिकतम दूरी पर जाने पर पृथ्वी के किनारों से गिरकर अनंत में विलीन हो जाने का भय बना रहता था। समुद्र यात्रा अत्यधिक कष्टपूर्ण एवं असाध्य था। जहाज छोटे और असुरक्षित थे तथा गति एवं सुरक्षा के लिए हवा पर निर्भरता थी। कंपास या कुतुबनुमा जैसे दिशा सूचक यंत्र का ज्ञान अभी नहीं हुआ था, ये पॉइंट याद रखना है। अतः दिग्भ्रमित होकर समुद्र में भटक जाने का भय भी बना रहता था। समुद्री यात्राओं के लिए राज्य की ओर से किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती थी। इस विषम परिस्थितियों में नाविकों एवं व्यापारियों द्वारा अटलांटिक मतलब कि अंध महासागर जैसे महासागर की यात्रा करना अत्यंत दुष्कर था। ये अंध महासागर का नाम पूछ लेता है कि किसको कहा जाता है, तो ये अटलांटिक को कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि क्या है। हम ये भी आपको इस अध्याय से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बताएंगे जो आप टीचर के एग्ज़ाम में देकर आए हैं। अब देखिए, हम पहले आपको पढ़ा रहे थे, सारे पॉइंट हम पढ़ा रहे थे, हम एक एक जो है चैप्टर पढ़ा रहे थे, लेकिन आप सब ने जो टीचर में भागी लिए हैं, उन्होंने कहा सर सिर्फ क्वेश्चन करवाइए। हमने तो क्वेश्चन भाई करवा दिया, लेकिन जो 9th-10th के दिए होंगे एग्ज़ाम उनको तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि हमने क्वेश्चन जो BTVC का जो क्वेश्चन था वो सारे क्वेश्चन करवाए थे और उसी से क्वेश्चन आए हैं। लेकिन जो 1 to 5 के हैं उनको थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे थे ऊपर की ओर, 9th, 10th, 11th, 12th की ओर हम चलते, तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला। लेकिन जो ज्योग्राफी क्लास 6 है उससे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन था, जैसे शुक्र था, जुड़वा ग्रह, जैसे जो टाइम होता है पूर्वी देशांतर में वो था, और ग्रीनविच से और भी 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे सिलिका वाला था, मैग्नीशियम वाला था, जो भूपरपट्टी वाला, ये सब पॉइंट जो था वो क्लास 6 से ही था। हमने इन सारी बातों को हमने पढ़ा था, और भी जो पॉइंट थे वो भी कुछ पॉइंट मिले। खास करके आपको जो सबसे ज़्यादा कष्टदायक दिया होगा जो आप नहीं पढ़े, वो था 11th-12th का सब्जेक्ट हमने नहीं पढ़ा, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि आपको वहाँ तक पहुँचाएं। लेकिन आप सब बोले कि आप सिर्फ क्वेश्चन करवाइए। क्वेश्चन देखिए एकदम BPSC जो है मारता है क्या,
शॉक करता है, एक प्रकार से कहिए शॉक करता है। तो शौक में ये सारे बातें हुए और बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा भी कहा गया कि जहाँ विद्यार्थी ज़्यादा होगा वहाँ पर फिल्टर हम करेंगे। जब फिल्टर महीन होगा तभी बच्चे छन के वैसे आएंगे जो क्या होंगे, जानकार होंगे। तो वही बातें हैं। 9th 10th और 11th 12th का क्वेश्चन देख लीजिए, सारे अभी जो पॉइंट पढ़ रहे हैं उसी से क्वेश्चन आए हैं। तो स्टेट वाले विद्यार्थियों से हम यही कहेंगे कि आप एक एक अध्याय को अध्ययन करेंगे और उसी से क्वेश्चन आएगा, और प्रीवियस ईयर में भी आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एक ही है, ऑनलाइन में एक ही है, और जो ऑफलाइन हुआ था वो तो आउट ऑफ सिलेबस था, उसमें कोई सिलेबस नहीं था, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा। जैसे बीपीएससी का आपको पता नहीं लगा क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, उसी प्रकार स्टेट भी 2020 में था, 19 में। तो ये चर्चा हमने की और आपको हमने बताया कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब यहाँ पर बात है कि मध्य युग में अरबों के तत्पश्चात तुर्कों ने विशाल अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यों का निर्माण किया। इधर 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व तक यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। ये पॉइंट याद रखना है, किस मार्ग से, तो कुस्तुनतुनिया मार्ग से होता था। 15वीं शताब्दी के 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार इसी मार्ग से होते थे। 1 नंबर क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। पहली बात देखिए, जो पूछा जा सकता है हम सब बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कहानी से सिर्फ समझना है कि यह जो मार्ग कुस्तुनतुनिया वाला था इसी से होता था व्यापार। कहाँ तो पूर्व जो दशक थे, 5 के पूर्व दशक थे, वो यूरोप और एशिया के मध्य का व्यापार का मार्ग जो है यही कुस्तुनतुनिया मार्ग था। अब आगे है कि परंतु 1453 में होता क्या है कि कुस्तुनतुनिया पर तुर्की आधिपत्य आ जाता है, आधिपत्य होता है। से यूरोपीय व्यापारियों के लिए इस मार्ग से व्यापार करना क्या हो गया, निरापद नहीं रहा। अब वो इस व्यापार जो कर रहे थे कुस्तुनतुनिया मार्ग से, तुर्की का आधिपत्य हो गया और यह व्यापार करने की जो बातें हो रहा था वो नहीं रहा, क्योंकि तुर्कों ने इस मार्ग से व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिया। व्यापार करिएगा तो भैया चुंगी दीजिए, मतलब कर दीजिए, समझ गए। जिसका हल ढूंढना यूरोपियों, जो यूरोपीय व्यापारी थे, वो समझे कि अब हम इसका हल कैसे ढूंढे, यही हल ढूंढना उन्होंने आवश्यक समझा। यहाँ पर आपको समझना है कि 15वीं शताब्दी के दशक पूर्व, 5 दशक पूर्व यूरोप और एशिया के मध्य व्यापार कुस्तुनतुनिया मार्ग से होता था। 1453 में तुर्की का यहाँ पर आधिपत्य होता है। अब यहाँ पर जो है ये मार्ग पर अगर आप व्यापार करेंगे तो कर देना पड़ेगा, और व्यापारी जो थे यूरोपीय व्यापारी, ये जो हैं मार्ग के बदले कोई और मार्ग खोजने के लिए अब अपना जो है मार्ग प्रशस्त करने लगे कि हम कोई और विकल्प ढूंढें। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है, 1453 तुर्की कुस्तुनतुनिया। ठीक, ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ज़्यादा हम यहाँ पर समय लिए और इसीलिए लिए क्योंकि आपको क्वेश्चन देना है हमको। जिसको पढ़ना है वो तो भाई साहब पढ़ेंगे ही, जिसको स्टेट निकालना है वो तो एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे, क्योंकि आप ऊपर ऊपर पढ़ के भागिएगा तो समझिए आप कंपटीशन से निकल गए। ऊपर ऊपर नहीं भागिए, हम धीरे धीरे चल रहे हैं तो धीरे धीरे ही चलने हमको दीजिएगा, क्योंकि धीरे से ही सीख ले गए तो आप फास्ट करके भी सुन लीजिएगा तो आपको अच्छी होगी। और आप एक बार जब ज्ञान होता है तो उसको बार बार रिवाइज करने से वो अपना होता है, तो इसको बार बार रिवाइज भी करिएगा। हम यहाँ पर अब दूसरा पॉइंट पर चलेंगे। देखिए, इस काल में हुए नए नए आविष्कारों ने समुद्री यात्रा एवं नौसेना के विकास को आसान कर दिया। आविष्कार हुआ, नौसेना, समुद्री यात्रा, ये सारे जो हैं अब आसान होने लगे। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान अरबों से सीखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। यूरोप वासी था वो कंपास का ज्ञान किससे सीखा, अरबों से सीखा, याद रखना है। तो अब चलिए दूसरा पॉइंट पे देखिए, इटली, स्पेन एवं पुर्तगाल के समुद्र तटीय इलाकों में नाव निर्माण कला में परंपरागत पद्धति की जगह खांचा पद्धति विकसित हुई। ये भी याद रखना है, पहले परंपरागत पद्धति थी, अब जो है खांचा पद्धति शुरू होने लगा। इटली, स्पेन, पुर्तगाली के समुद्र तटीय इलाकों में नाव का निर्माण में, ठीक है।
जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अब देखिए ये पॉइंट देखिएगा, जिससे बड़े एवं मजबूत जहाज बनाए जाने लगे। कौन पद्धति? खांचा पद्धति, पहले परंपरागत पद्धति। अब देखिए दूरबीन का आविष्कार भी हो चुका था, अब दूरबीन का भी आविष्कार हुआ, लोग दूर दूर तक देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है कि सामुद्रिक अभियानों में काफ़ी सहायक जो दूरबीन था वो कर रहा था। अब मानचित्र में भी काफ़ी सुधार हो चुका था। इस संदर्भ में एस्ट्रोलोब मतलब अक्षांश जानने का उपकरण भी महत्वपूर्ण था। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म के हल्के और तेज चाल से चलने वाले जहाज केरावल बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है। केरावल कौन बनाता है? पुर्तगाली। क्या था? नई किस्म का हल्का जहाज था, तेज चाल था। ये पॉइंट याद रखना है। ये आप चित्र जो देख रहे हैं ना, ये है दिशा सूचक यंत्र, और इसका जो भाग है वो उत्तर की ओर होता है, दिशा। अब हम आगे चलेंगे तो इसमें लिखा गया है कि इन नए उपकरणों एवं साहस के बल पर यूरोपीय नाविकों ने अटलांटिक एवं भूमध्य सागर में अपने जहाज उतारे। कहाँ कहाँ उतारा? अटलांटिक और भूमध्य सागर में। और इसी के क्रम में 1488 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो दियाज अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतर्द्वीप, मतलब इसको केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं। ये पॉइंट याद रखना है, ये हम छोड़ेंगे नहीं। 2 बार आपको हम याद करवाएंगे, लेकिन आप याद रखेंगे। स्टेट पास करना है तो पॉइंट याद रखना है, क्योंकि आपके सिलेबस में है। क्या है इसमें? तो ये पुर्तगाली व्यापारी था, 1488 में निकला। बार्थोलोमियो दियाज इसका नाम था। ये व्यापारी अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, जिसको आप इंग्लिश में केप ऑफ गुड होप कहते हैं, हिंदी में आप इसको उत्तम आशा अंतर्द्वीप कहते हैं, पहुंच गया। समझ गए? यहाँ पर हम आपको ऑब्जेक्टिव में बताते हैं कौन पुर्तगाली था जो अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु केप ऑफ गुड होप पहुंचा। और वो कब पहुंचा? तो वो पहुंचने वाला था बार्थोलोमियो डियाज, पुर्तगाली व्यापारी, और 1488। हिंदी में पूछ देगा उत्तम आशा अंतरीप। तो ये भी याद रखना है, ये दक्षिणतम बिंदु दक्षिण अफ्रीका का है। जैसे आपको हम अगर बताएं नक्शा में, तो ऐसे करके जो चलता है और भारत के भाग में आ जाता है, तो ये है केप ऑफ गुड होप। समझ गए? यहाँ पर पुर्तगाल है, यहीं पर स्पेन। ये जो भाग पहले सब एक ही था, लेकिन यहाँ से चलते हुए और यहाँ से आता है भारत की ओर। लेकिन आपको जो वास्को डी गामा आता है उसकी बात हम कर रहे हैं, लेकिन केप ऑफ गुड होप में पहुँचने वाला व्यक्ति यही था, बार्थोलोमियो डियाज। हो गया, ये बात आपको याद रखना है। हमने बहुत बात यहाँ पर कर ली चर्चा में। आगे अगर हम चलें तो देखिए, हम इसीलिए थोड़ा रुक के आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम तेज़ी से चलें तो आपको दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। हम 1-2 बार रिपीट करेंगे तो आप थोड़ा सोचिएगा, नहीं भी पढ़ने का मन होगा तो रुकिएगा। अगर पढ़ने वाले हैं तब, नहीं तो आप कहिएगा फास्ट कर दीजिए, इसको भगाइए, ये करिए वो करिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जब धैर्य रखिएगा, विद्यार्थी अगर धैर्यवान बन जाए तो बहुत कुछ कर सकता है। जब स्थिर से उसको गहन अध्ययन में लीन होने की जो प्रबलता होती है, जो आशाएं होती है, मतलब आशा ये कह रहे हैं कि उसको सीखने की, उसको जानने की, तब आप सीखिएगा। हम इसीलिए धीरे चल रहे हैं। ऐसे तो हम यहाँ पर पढ़ के निकल जाएंगे 2 मिनट में, लेकिन आपको इससे फ़ायदा होने वाला है नहीं। हम बोले पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताएंगे, इसीलिए हम थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में है और हम नहीं चाहते कि इस चैप्टर से आप क्वेश्चन गलत करें। अब हम आगे चलेंगे। ये देखिए 1492 का पॉइंट।
1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा अमेरिका की खोज की गई। 3 पॉइंट यहाँ से बनते हैं। अमेरिका की खोज कब की गई? 1492 में। अमेरिका की खोज किसने की? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तीसरा पॉइंट, क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज की? तो अमेरिका की। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की? 1492 में। ये सारे क्वेश्चन ऐसे करके पूछे जाते हैं। यहाँ से हमको नहीं लगता है कि आप गलत कीजिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं। अब आते हैं 1498। ये तो याद ही आपको हो या मतलब कि हुआ होगा। स्पेन का कोलंबस था, पुर्तगाल का वास्को डी गामा था। 1498 ईस्वी 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का एक साहसी नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा मतलब कि केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के मालाबार तट मतलब कि केरल की कालीकट तट पर पहुंच गया। ये वास्को डी गामा है। आपसे पूछा जाता है कि 1498 में भारत कौन आता है और किस रास्ते से आता है। हिंदी में पूछ दिया तो उत्तम आशा अंतरिक्ष, इंग्लिश में पूछ दिया तो केप ऑफ गुड होप। वो व्यक्ति पुर्तगाली 1498 में आने वाला वास्को डी गामा था। भारत के मालाबार तट, जिसको ये जो तट है ये मालाबार तट कहलाता है, ये केरल के कालीकट तट पर पहुंच जाता है, जहां पर स्थानीय शासक था जमोरीन। कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा है, बीपीएससी पूछ चुका है। कौन था शासक? जमोरीन। उसका स्वागत किया, बहुत अच्छे से स्वागत किया। ज्ञातव्य है कि वास्को डी गामा की सफलता के पीछे नवीन संसाधनों का भी योगदान था और भारत के एक व्यापारी अब्दुल मजीद की भेंट वास्को डी गामा से दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। अब ये भी पॉइंट बनता है कि भारत का कौन व्यापारी था जिसकी भेंट वास्को डी गामा को दक्षिण अफ्रीका में हुई थी? तो वो अब्दुल मजीद था। कौन था? अब्दुल मजीद। ठीक है, और ये जो अफ्रीका में इसकी मुलाकात हुई थी, ये अब्दुल मजीद ही था जिसने वास्को डी गामा को भारत आने में सहयोग किया था। सहयोग से भारत आने का मार्ग जो है उसको मिल गया था। किसके सहयोग से? तो व्यापारी था अब्दुल मजीद, उसके सहयोग से। क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। अब हम आगे अगर चलें तो इससे यूरोपियन थे के साहस में वृद्धि होता है। वास्को डी गामा द्वारा भारत से लाए गए वस्तुओं को 26 गुना मुनाफे पर यूरोपीय बाजारों में बेचा जाता है। 26 गुना यूरोप मतलब कि मुनाफे में, यहाँ पर 26 गुना है, कहीं कहीं आपको 60 गुना मिलता है। ये याद रखना है, 60 गुना भी मिलता है। जो यहाँ पर दिया गया है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, और 60 गुना भी बता रहे हैं, आप 60 गुना भी पढ़े हैं। ये मुनाफा में बेच देता है। अब देखिए होता क्या है कि अमेरिका जो था, अमेरिका अर्थात नई दुनिया की खोज यूरोपियनों की एक नई उपलब्धि थी, जिसको किसने खोजा था? 1492 ईस्वी में कोलंबस के द्वारा खोजा गया। ये आप एग्ज़ाम बीपीएससी का देकर आए हैं और इसमें पूछा कि कोलंबस कहाँ का रहने वाला था, तो ये स्पेन का था। और यह क्या खोजा? तो अमेरिका को खोजा। निकला भारत को, पहुंच गया अमेरिका। कब खोजा? तो 92 में खोजा। कब? 92, 1492। अब देखिए कि यद्यपि कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा, ये तो बेचारा समझा कि ये अमेरिका जो है ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है, और यहाँ के निवासियों को रेड इंडियन कहा। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। कोलंबस ने क्या समझा? कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के जो निवासी थे ना उसको रेड इंडियन कह दिया। रेड इंडियन याद रखना है। अब देखिए बाद में स्पेन के नाविक अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। कौन था ये?
तो ये स्पेन का था। और ये जो था ये कहा कि जो विस्तार नई दुनिया को विस्तार से ये ढूंढा और वेस्पूची जो हैं और एक महाद्वीप बताया इसको, और इसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ा। कौन था वो? अमेरिगो वेस्पूजी। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ता है? तो ये स्पेन का नाविक था अमेरिगो वेस्पूची, इसी के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ता है। हमने ये सारे पॉइंट पढ़ाए आपको और धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि आपको याद होता हुआ चले। 3-4 बार हम बोल रहे हैं। अब आगे क्या होता है, इस कहानी को हम आगे बढ़ाएं तो 1519 ईस्वी में मेलगन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया और यह धारणा पुष्ट हो गई कि सभी समुद्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसने? तो मेलगन ने। कब लगाया? 1519। क्या हो गया पुष्ट? कि सभी जो समुद्र हैं, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, सभी एक दूसरे से ज्वाइंट है। आगे कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया की खोज कौन करता है? तो कैप्टन कुक करता है। सारे पॉइंट याद रखना है आपको। और साथ ही साथ न्यूजीलैंड के द्वीपों का भी पता लगाया। कौन? तो यही कैप्टन कुक। अब आगे है कि सर जॉन और सेबास्टिन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगाया। ये कौन था व्यक्ति भाई साहब? तो ये था सर जॉन और सेबास्टिन केबोट। ये न्यू फाउंडलैंड के द्वीपों का पता लगा लेता है। और भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने में विभिन्न यूरोपीय देशों के शासकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भी शासक था वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। अब आगे क्या होता है कि भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन देने के लिए तो शासक महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा था। इसी में एक था पुर्तगाल के राजकुमार। कौन थे? तो हेनरी द नेविगेटर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। हेनरी द नेविगेटर कहाँ का राजकुमार? तो ये पुर्तगाल का था। और तथा स्पेन की एक महारानी थी इसाबेला। स्पेन की महारानी थी इसाबेला और पुर्तगाल का राजकुमार था हेनरी द नेविगेटर। इस प्रकार 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक लगभग समस्त दुनिया की जानकारी यूरोप को हो चुकी थी। कब? तो 16वीं शताब्दी। अब हम यहाँ पर नई दुनिया की अगर बात करें तो अमेरिकी महाद्वीप को यूरोपीय द्वारा नई दुनिया कहा गया। किसको कहा गया नई दुनिया? तो अमेरिकी महाद्वीप को क्या कहा गया? यूरोपियों द्वारा नई दुनिया कहा गया, क्योंकि कोलंबस की यात्रा से पूर्व इसकी कोई जानकारी नहीं थी। किसकी जानकारी नहीं थी? अमेरिका महाद्वीप की। जब कोलंबस पहुंचता है 1492 में, तब कहता है कि हाँ ये नई दुनिया है। समझ गए? ये सारे पॉइंट याद रखना है। कोलंबस ने जहाँ अमेरिका पहुंचा तो उसको रेड इंडियन कहा था 1492 में। और अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ता है अमेरिगो वेस्पूची के द्वारा जो वहाँ पर ढूंढा गया था, इसी के नाम पर 1519 ईस्वी में। मतलब कि ये स्पेन का नाविक था, ये वहाँ पर पहुँचता है, यही कहता है कि एक महाद्वीप है और इसी के नाम पर पड़ जाता है इसका नाम अमेरिका। और 1519 में मेलगन पूरा दुनिया का जो है चक्कर लगाता है, कहता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैप्टन कुक जो है वो ऑस्ट्रेलिया का खोज कर लेता है, न्यूजीलैंड का खोज कर लेता है। उसके बाद आते हैं सर जॉन और सेबास्टिन, ये जो है न्यू फाउंडलैंड का खोज कर लेता है। ये सारे पॉइंट जो हैं चलते रहते हैं। और पुर्तगाल के जो राजकुमार हैं, जो राजकुमारी, कहीं कहीं यूरोपीय के जो भी शासक थे वो जो है इसमें सहायता कर रहे थे। पुर्तगाल के राजकुमार जो थे वो हेनरी द नेविगेटर थे और स्पेन की महारानी इसाबेला थी। और नई दुनिया किसको कहा गया? तो अमेरिका को कहा गया। यहाँ से याद रखना है आपको। हम तो यहाँ पर आपको बताते हुए चल ही रहे हैं, आपको हम ये भी बताते हुए चल रहे हैं कि कौन कौन पॉइंट जो है याद आपको रखनी है। अगर हम यहाँ पर जूम करें और जूम करके देखें तो आपको जो पॉइंट दिख रहा होगा, थोड़ा हम यहाँ से ये पॉइंट देखेंगे, ये केप ऑफ गुड होप का पॉइंट, ये देख रहे हैं ना ये। अब ऐसे तो यहाँ पर हमको दिख खुद नहीं रहा, आपको हम क्या बताएंगे, लेकिन जो ये हिंद महासागर है, ये अटलांटिक महासागर ऊपर में देख रहे हैं,
आर्कटिक है, ये अटलांटिक है, और ये दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र देख रहे हैं, ये उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र देख रहे हैं, दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र देख रहे हैं। ये सारे पॉइंट आप चित्र के माध्यम से जो है देख रहे हैं। अब हम आगे अगर चले, ये प्रशांत महासागर है। अब हम इसी बिंदु को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर देखेंगे कि भौगोलिक खोजों के परिणाम को हम देखें तो क्या क्या होता है। देखिएगा इसमें कि भौगोलिक खोजों के परिणाम काफ़ी दूरगामी और महत्वपूर्ण साबित हुए, और इस घटना ने पहली बार लोगों को संसार के एक बृहद भूखंड से परिचित कराया, और विश्व के देशों मतलब विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। एशिया और यूरोप के विभिन्न सभ्यताओं का जो पहले से विलग थी परस्पर संपर्क स्थापित हुआ। नए देशों की खोजों के द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को प्रोत्साहन मिला, वरन उन्होंने वहाँ अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करने का भी प्रयास किया। ये नॉर्मल सारी बातें हैं, आप इसको समझेंगे। अगला यहाँ पर पॉइंट देखें तो परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव यूरोपीय उपनिवेशवाद के रूप में उभर कर सामने आया। अपनी विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं के निर्मित उन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। अब शोषण करता है, और भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट किए जा सकते हैं। हम उसके परिणाम को भी देखेंगे। थोड़ा यहाँ पर देखते हैं कि भौगोलिक खोजों के परिणाम के पॉइंट क्या क्या है। पहला पॉइंट अगर हम देखें तो लिखा गया है कि व्यापार वाणिज्य का प्रभाव हुआ, औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास, वाणिज्यवाद का विकास, ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार, दास व्यापार का विकास, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। ये सारे पॉइंट, भ्रांति था ना जी, जाएंगे तो डूब जाएंगे, ये सब होगा, लेकिन अब खोज होने लगा, तो ये सारे पॉइंट। अब यहाँ पर हम भौगोलिक खोजों के परिणाम निम्न रूपेण स्पष्ट हम कैसे करेंगे, ये सारे जो पॉइंट जो आपको अपने अभी 4-5 बताए, ये सारे पॉइंट का उल्लेख अब हम एक एक करके ये सारे पॉइंट का हम करेंगे। चलिए अब देखिएगा पहला पॉइंट कि व्यापार वाणिज्य का प्रभाव। लेकिन नए देशों की खोज एवं नए व्यापारिक संपर्कों ने यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। उपनिवेशों के आर्थिक शोषण से यूरोपीय देश समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने यूरोपीय व्यापार को चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया। फलस्वरूप मुद्रा व्यापार का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा। अगला पॉइंट कि नए देशों की खोज के पूर्व व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर तक सीमित था। ये पॉइंट याद रखेंगे। परंतु इसका जो स्थान है वो अटलांटिक, हिंद प्रशांत ने ले लिया। पहले बाल्टिक और भूमध्य तक ही था, लेकिन अब अटलांटिक, हिंद और महासागर भी लेता है, प्रशांत महासागर भी लेता है। फलतः पेरिस, लंदन, एम्स्टर्डम और एंटवर्प आदि शहर विश्व व्यापी व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए, और यूरोपीय व्यापार पर इटली का एकाधिकार रहा। किसका रहा? इटली का। और इसके बदले स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। उसके बाद इसके बदले किसका? तो स्पेन का, पुर्तगाल का, हॉलैंड का, ये सब का प्रभाव बढ़ा। कालांतर में अपने विशाल साम्राज्य को संभालने में स्पेन और पुर्तगाल क्या हो गए? निमग्न हो गए, नहीं संभाल पाया, और इन्होंने अपना साम्राज्य ही खो दिया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए नए देशों से आयातित बहुमूल्य धातुओं विशेषकर अमेरिका से आयातित सोना तथा चांदी ने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। कहाँ से आता था? आयातित होता कि निर्यात?
आयातित क्या होता था? सोना चांदी। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, फलतः 80 वर्षों तक यूरोपीय अर्थव्यवस्था चांदी पर निर्भर रही और इससे मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई। बदले हुए आर्थिक स्वरूप में मदद की प्रधानता बनी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप देखें तो समाज के सामंती वर्ग के बदले में व्यापारी वर्ग का प्रभाव पड़ा। अब व्यापारी वर्ग जो था वह आगे आने लगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट में अगर हम देखें तो वो है औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास। क्या होता है? तो भौगोलिक खोजों के उपरांत उपनिवेश की स्थापना के रूप में साम्राज्यवाद का विकास जारी रहा और यूरोपीय राष्ट्रों में तीव्र प्रतिस्पर्धा भी चलती रही और इसके जो है फलस्वरूप व्यापार के माध्यम और स्वरूप में भी परिवर्तन आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियां ने व्यापार का संचालन आरंभ कर दिया और इसी उद्देश्य से विशेषाधिकार तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए कंपनियां प्रयत्नशील हुई। इंग्लैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, फ्रांस हो गया, आदि देशों ने ऐसी कंपनियां स्थापित कर ली। हम इस कंपनियों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे कि कौन कंपनी कब आया, कब जो है इसकी स्थापना होती है। देखिए आगे क्या होता है कि अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीपों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। ये याद रखना, कहाँ कहाँ? अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। प्रारंभ में पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश स्थापित करने में अग्रणी रहे। कौन अग्रणी रहा? पुर्तगाल और स्पेन ही रहा। परंतु हुआ क्या बाद में? तो 16वीं सदी के अंत तक जो है 17वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांस भी शामिल इसमें होता है। अब हम ये बात करेंगे और कब किसकी स्थापना होती है यूरोपीय कंपनी की। एक एक पॉइंट को यहाँ पर देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन बन जाएगा तो क्या करिएगा, यहाँ से कहेगा कि डच की स्थापना कब हुई, तो बताइए 1602 में हुई। हम शुरू से चलते हैं। पहला, पुर्तगालियों का आगमन कब होता है? 1458। कौन आता है? वास्को डी गामा। कैसे आता है? केप ऑफ गॉड होते हुए आता है कालीकट में, केरल के। ठीक है। दूसरी बात, अब इस ईस्ट इंडिया जो कंपनी अंग्रेजी का था, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है 1600 में। डच की स्थापना होती है 1602 में। फ्रांसीसी की स्थापना कंपनी की होती है 1664 में। डेनिश जो आता है वो आता है 1616 में। स्वीडिश जो आता है वो 1731 में इसकी स्थापना कंपनियों की हो जाती है। एक बार पुनः हम आपको बताएं कि पुर्तगालियों का आगमन जो होता है वो होता है 1498 में आगमन पुर्तगालियों का, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है 1600 में। डच की हो जाती है 1602 में, फ्रांसीसी 1664, डेनिश 1616, स्वीडिश 1731। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। चलिए अब हम अगला पॉइंट पर चलते हैं। तीसरा है वाणिज्यवाद का विकास। क्या हुआ इसमें? तो नए देशों की खोज तथा व्यापार के वैश्विक विस्तार के फलस्वरूप आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन की महत्ता बढ़ी। सोने की महत्ता ने यूरोपीय देशों का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने एवं चांदी की लूट हुई। साथ ही साथ इसका भंडार भी किया जाने लगा। इस भंडारण की प्राप्ति में जो है स्पेन क्या था? अग्रणी था। स्पेन पूरा भंडार कर रहा था सोने चांदी का। अगला पॉइंट, अगला है कि ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। क्या है इसमें? तो देखिए, जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि भौगोलिक खोजों ने यूरोपीय देशों की सभ्यता, संस्कृति, धर्म तथा साहित्य का प्रचार प्रसार किया। धर्म युद्धों की असफलता के कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो धीमा पड़ गया था, नई भौगोलिक खोजों ने इसे क्या किया? प्राण डाल दिया, इसमें प्राण डाल दिया। ईसाई धर्म प्रचारों ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर अपना धर्म प्रचार किया। कौन? तो ईसाई धर्म। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। यह पड़ा कि इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर एवं जबरन धर्मांतरण एवं सांस्कृतिक अतिक्रमण किया गया और इसका विरोध भी हुआ। दूसरी तरफ धर्म के व्यापार प्रसार ने चर्च की प्रभुत्व को कम किया। भौगोलिक खोजों के कारण हुई ज्ञान में वृद्धि से तात्कालिक धर्म के विशेष
विषय में कई नए प्रश्न जो है खड़े हुए और धर्म को भी तर्क की कसौटी पर कसा जाने लगा, जिनमें धर्म सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण होता है। इसमें अगला देखेंगे, अगला इसमें पॉइंट है कि दास व्यापार का विकास। क्या है इसमें पॉइंट में? तो भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्ता ने दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। मानव श्रम मतलब लोग, मतलब आप हम, ये जो काम कर रहे थे वो, और जो दास होते थे मतलब लोगों को खरीद कर ले जाया जाता था काम करवाने के लिए, और नए अन्वेषित क्षेत्रों जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर उन्हें यूरोप के बाज़ारों में बेचा जाने लगा। कहाँ कहाँ के लोग थे? तो अमेरिका के थे, अफ्रीका के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे। इसको पकड़ा, इसको यूरोप के बाज़ार में जाकर बेच दिया, इसको दास कह दिया। अब देखिए, आरंभ में गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, किंतु 16वीं शताब्दी के अंत में इसने बाकायदा व्यापार का रूप धारण कर लिया। गुलाम तो थे, आपने गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को पढ़ा, गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, गौरी का गुलाम था, ये तो था, लेकिन अब यहाँ पर बिकने लगा तो ये व्यापार बन गया। और इन गुलामों से जंगलों को काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज़ों में ईंधन भोंकने के और कोयला जो उसमें डाला जाता था, और कठिन कार्य भी इससे बहुत सारे करवाए जाते थे। और इन पर जो है अमानवीय बर्बर अत्याचार भी, मतलब कोड़े उन पर बरसाए जाते थे। ये जानिए आप, नहीं काम करेगा कोड़े बरसाए जाते थे, खाना पीना हैन टेन जो भी है उसको कम दिया जाना, और बर्बर जो है बर्बर अत्याचार जो उस पर होता था। और इस प्रकार भौगोलिक खोजों का यह जो है नकारात्मक परिणाम था। भौगोलिक खोज का क्या हुआ? ये नकारात्मक परिणाम था कि इससे तथाकथित सभ्य एवं विकसित लोगों द्वारा अविकसित, भोले भाले एवं कमजोर लोगों का पर जो है शोषण होने लगा, शोषण किया गया। अब हम छठा देखेंगे, भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। क्या हुआ? तो भौगोलिक खोजों ने भौगोलिक ज्ञान के संदर्भ में व्याप्त भ्रांतियों को तोड़ने का कार्य किया। इससे चर्च द्वारा प्रसारित अवधारणाओं पर उंगली उठने लगी। कालांतर में यह यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का कारण बना। नए गोलार्ध के आविष्कार से यूरोप की शुद्धता और दुनिया की महत्ता की अभूतपूर्व जानकारी ने मनुष्य को नए नए आविष्कारों के रास्ते पर खड़ा कर दिया। इसका संदेश जो है स्पेनिश सिक्के, कहाँ? तो स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। समझ गए? स्पेनिश सिक्का था, उसमें लिखा था सामने और भी है। ये सिक्का संदेश जो था, इसका संदेश स्पेनिश सिक्के सामने और भी है से स्पष्ट होता है। अब लिखा है कि बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्राओं में उपयोगी विभिन्न उपकरणों या नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली आदि के विकसित होने का अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों के वर्ग का जन्म हुआ। कालांतर में इसी वर्ग को पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसी वर्ग ने जो है पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण जो है भूमिका अदा करता है। अगला पॉइंट देखेंगे और यह आपका अंतिम ही पॉइंट होगा। अब अन्य परिणाम क्या होता है भौगोलिक खोजों का? तो भौगोलिक खोजों ने विभिन्न प्रकार के नवीन फसलों का अंतर महाद्वीपीय आदान प्रदान किया। यहाँ से आप याद रखेंगे, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर बता रहे हैं। यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नवीन वस्तुओं का प्रवेश हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू भारत जैसे देशों में आगमन होता है। अब तंबाकू हो गया, चाय जानते हैं कि किसका है? ब्रिटेन का है। तंबाकू हो गया यूरोप के। ये सारे जो थे, इसका फसल का जो है आदान प्रदान होना शुरू हुआ और यह भारत में आगमन इसका होता है। भारतीय फसल में आप देखें तो आम हो गया, गन्ना हो गया, दूसरे क्षेत्र में गया।
भारत फसल कौन था? तो आम था, गन्ना था। ये दूसरी फसलों मतलब दूसरे देशों में पहुंच गया, क्षेत्रों में पहुंच गया। अब देखिए, इस प्रकार कहा जा सकता है कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा सामने लाई। विचारों में परिवर्तन आए तथा वैज्ञानिक विचारों की मान्यताएं मिली। धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। दूसरी तरफ नए क्षेत्रों के अन्वेषणों तथा नवीन मार्गों के खोजों के फलस्वरूप पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इसके इसने जो है दुनिया का यूरोपीकरण कर दिया। अब परिणाम देखें इसमें, तो यूरोप विशेषकर इटली में नए नगरों का उद्भव होता है। भूमध्य सागर के महत्व में वृद्धि होती है। पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और साम्राज्यवाद का विकास होता है। नौसैनिक क्रियाकलापों में वृद्धि होती है। ये सारे पॉइंट आप यहाँ पर पढ़ें। अब एक एक क्वेश्चन जो दिया गया है वो करेंगे, साथ ही साथ इसके जो और क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको हम करवाएंगे। हम धीरे से चले, एक एक पॉइंट को समझते हुए चले। अगर हम टॉपिक वाइज हम पढ़ाएं तो टॉपिक वाइज कहिए कि हमने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया। अगर हम इसका नोट भी बनाए तो ऐसे ही बनेगा नोट, था थे थी है ही, कुछ पॉइंट जो है हटेंगे, लेकिन नोट का जो है यहाँ पर सेम के सेम जो है नोट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर हम नोट फॉर्म में लाएं तो। लेकिन चित्र के माध्यम से, नक्शा के माध्यम से, ये सब माध्यम जो बुक में है उससे आप ज़्यादा समझिएगा। हम नोट बनाएंगे, लेकिन नोट बनाने से आपको जो फ़ायदा, जो चाहते हैं कि हम 10 मिनट में पूरा किताब समाप्त कर दें, तो 10 मिनट में पूरा किताब आप समाप्त कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन वहाँ से नहीं आएगा तो क्या कहिएगा? क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अगर आप किताब बुक का अध्ययन करेंगे तो क्वेश्चन वहीं से आएगा। ठीक है, सिलेबस जब कोई देता है लेकर तो ये भी कोशिश करता है कि हम क्वेश्चन वहीं से पूछें, और पूछा जाता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बुक का अध्ययन करना शुरू किया, और एक एक पॉइंट हम थोड़ा समय ज़्यादा लिए हैं। हम कहाँ बोलते हैं कि नहीं लिए हैं, लेकिन लिए हैं तो क्वेश्चन आपको ये पढ़ लेंगे एक बार तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, अब हम क्वेश्चन करते हैं। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो एकदम खुला आँख से आप बता सकते हैं, बंद आँख से कोई भी पूछ देगा तो पुर्तगाल बताइएगा, 1498 बताइएगा। दूसरा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने सीखा? तो देखिए हमने आपको बताया था, यूरोप वासी जो था वो दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किससे सीखा, हमने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए आ गया क्वेश्चन, वो अरब था। कौन था? अरब था। अब देखिए, उत्तम आशा अंतरीप, हमने बताया था कि केप ऑफ गुड होप भी दे देगा, नहीं तो उत्तम आशा अंतरीप भी दे देगा। की खोज किसके द्वारा की गई, हमने बताया हुआ था, ये भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं कि आ गया है, ये कौन था? डियाज बार्थोलोमियो था ना? आप पढ़े हैं तो ये आपको पता होगा, ये दक्षिण अफ्रीका का। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अमेरिका की खोज, हमने ये भी बताया कि कोलंबस के द्वारा 1492 में अमेरिका की खोज की गई। कौन था? कोलंबस था। कब खोजा गया? 1492 में। स्पेन का निवासी था। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि कुस्तुतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1510 में। इसके बाद जो है खोज होना शुरू हो जाता है। हमने यहाँ पर आपको बताया भी कि कुस्तुतुनिया का जो पतन होने लगता है, मतलब कि लोग वहाँ से नहीं जाना चाह रहे थे, क्योंकि वहाँ पर अब कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये 1510 हमने बोला था, नहीं, ये 1453 था, ऑप्शन में 1510 था। तो कुल जो यहाँ पर तुर्की का जो था अधिकार हो गया था, वो कर वसूलना चाह रहा था, तो ये 1553 था। हम यहाँ पर आकर डायरेक्ट प्रमाण दिए लेकर कि यहाँ से क्वेश्चन आता है कुस्तुतुनिया पर। ये जो है अधिपत्य तुर्की का होता है 1453 में। उसके बाद जो है 15वीं शताब्दी था, और यह 53 था, 1453। उसके बाद जो है खोज होना शुरू हो जाता है यूरोपियों के द्वारा एक नए मार्ग की। ठीक है, तो हमने ये भी आपको डायरेक्ट जाकर दिखा दिया कि क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछा गया 1453। यहाँ पर ऑप्शन में 1510 भी है, 20 भी है, 1420 भी, 1498 भी है। उत्तर में 1453 हो जाएगा। अब देखिए कि
विश्व का चक्कर जो है किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो मैगलेन था। हमने यहाँ पर भी बताया, देख सकते हैं कि हमने बताया था कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति वो कौन था, बताया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व का चक्कर लगाने वाला, दुनिया का चक्कर लगाने वाला 1519 ईस्वी में, ईस्वी भी पूछ सकता है, ईस्वी भी पूछ सकता है कि कब लगाया गया, मैगलन के द्वारा जो है कब लगाया गया। तो 1519 में लगाया गया कोलंबस, मैगलन के द्वारा 1519 में विश्व में पहली बार ये जो चक्कर कुक जो है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को खोजता है। ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इसमें था हमने बताने की कोशिश की, और जो भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में इसमें और बनेंगे वो सारे एक जो है क्लास में और हम आपको करवाएंगे। वो 10-15 मिनट का बस जो है क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। समय लगा है, फास्ट करना है तो एक बार देख के फास्ट करके सुनिएगा, लेकिन एक बार दो बार देखिएगा। हम आपके लिए कह रहे हैं कि आप पास करिए। स्टेट का मौका आया है, मौका में चौका मारिए, नहीं तो ज़िंदगी यूं ही रह जाएगी। आप पीछे मुड़ कर देखिएगा तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो आगे चलिए, आगे की जो राहें हैं उस तरह से आगे बढ़िए, जिस तरह से आपको जो वर्तमान कह रहा है वर्तमान में चलिए, और वर्तमान में चल के ही आगे भविष्य की जो कामना करते हैं उसको पूरा किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। हर संभव कोशिश रहेगा कि हर सब्जेक्ट का हम अध्ययन आपको करवा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।